तो स्वागत है आपका मेरे चैनल शोम्स ब्लॉग में। आज का जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ वो स्टूडेंट लाइफ के बारे में वीडियो है कि एक स्टूडेंट का लाइफ कैसा होना चाहिए। प्राइमरी लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक जो भी स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट हैं, जब तक आपका स्टूडेंट लाइफ है, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि स्टूडेंट लाइफ कैसा होना चाहिए, उनका टाइम टेबल, उनका खाना पीना, उनका सुबह से उठकर रात को सोने तक, उनका जो है जब उनका स्कूल या कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ खुला रहेगा उन दिनों में उनका कैसा रूटीन होना चाहिए, लाइफ रहना चाहिए, छुट्टियों के दिनों में कैसा लाइफ रहना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए। ऐसे प्रैक्टिकल बातों के ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स इस वीडियो को मैं बताने वाला हूँ। और अगर स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखते हैं और अंत तक देखते हैं और सारे पॉइंट्स को समझते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ज़िंदगी में, तो मैं कह सकता हूँ कि उनको अपने स्टडी लाइफ में बहुत सक्सेस मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा पहला पॉइंट शुरू होता है सुबह उठने से लेकर। जब भी एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी सुबह उठता है तो पहला काम उन्हें क्या करना चाहिए? पहला काम उन्हें ये करना चाहिए कि उनको पहले तो अपने पेरेंट्स को मन ही मन उनको नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, और फिर भगवान को नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। अभी ये नहीं सोचने की ज़रूरत है कि सुबह उठने के बाद पहला काम मैं ये क्यों करूँ कि भगवान और अपने पेरेंट्स को नमस्कार प्रणाम करके मैं दिन का शुरुआत करूँ। ये बहुत ज़रूरी है। अभी शायद आप इसकी सिग्निफिकेंस या इसकी इम्पोर्टेंस आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अब जब आपका उम्र हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी के लिए बस आप इन बातों पर विश्वास कीजिए। आपका प्रणाम करके उठने के बाद आप पहले तो फ्रेश हो जाएंगे, हाथ मुंह धोंगे, फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, कार्डियो एक्सरसाइजेस, क्योंकि जब हम लोग पूरी रात सोकर उठते हैं तो हमारा जो ब्लड फ्लो है हमारे शरीर में वो काफ़ी स्लो, धीमा हो जाता है। तो उस ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खून हमारे दिमाग तक पहुँचे, सारे ऑर्गन्स तक पहुँचे, ताकि हम पूरा दिन एक्टिव बना रहे और हम लोग का ब्रेन फंक्शनिंग भी मैक्सिमम हो, उसके लिए थोड़ी सी कार्डियो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप एक बार कार्डियो एक्सरसाइज कर लेंगे। कार्डियो एक्सरसाइज करने के बाद क्या होगा कि आप थोड़ा सा स्वेटिंग हो जाएगा, आपको पसीना आ जाएगा, तो आपको फिर नहा लेना बहुत ज़रूरी है। नहाने से आपका मन भी शांत हो जाएगा, आपको एक फ्रेशनेस मिलेगी, एक फ्रेश स्टार्ट मिलेगा डे के लिए। तो आप फिर नहा लीजिए। नहाने के बाद पानी पीजिए। पानी पीना गर्म, थोड़ा सा हल्का गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि खाली पेट में अगर आप पानी पीते हैं तो बहुत सारे डिजीज़ जो है आपके बॉडी में, जो है बहुत सारे जो बीमारियां हैं वो चले जाएंगे। जापानीज में इसको वार्म वाटर थेरेपी भी कहा जाता है, जिसमें आप सुबह खाली पेट में थोड़ा सा गर्म पानी पीते हैं। इससे आपका पेट भी साफ रहेगा और आप बहुत सारे बीमारियों से बचे रहेंगे। जब आप बीमारियों से बचे रहेंगे तभी आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे और अच्छा स्टूडेंट बन पाएंगे। तो आप ज़रूर इस बात पर गौर कीजिए। फिर जो है थोड़ा सा ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना भी एक्सरसाइज कर लीजिए, आज के ज़माने में, आज का जो ज़माना है काफ़ी स्ट्रेसफुल ज़माना है, लोगों की जो ज़िंदगी है वो बहुत भाग दौड़ वाली है। इसके लिए मैंने अलग वीडियो भी बनाया हुआ है कि कैसे मेडिटेशन करना चाहिए, कब करना चाहिए, उससे आप देख सकते हैं। और अभी के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा कि उसके बाद हर स्टूडेंट्स को थोड़ी सी मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, सुबह उठने के बाद, फिर अगर आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, तो आप फिर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके, हल्का ब्रेकफास्ट करके आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, कॉलेज में जा सकते हैं, स्कूलों में जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैं जो कहना चाहूँगा वो मैं टाइम टेबल के बारे में कहना चाहूँगा। एक स्टूडेंट लाइफ में, एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में टाइम टेबल का बहुत सिग्निफिकेंस है। आपने देखा होगा कि स्कूलों में कैसे टाइम टेबल बनाकर स्कूल आवर्स के बीच में ही आपका टिफ़िन आवर्स भी रहता है, आपका कितने सारे पीरियड्स भी होते हैं, गेम्स भी होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होता है, मॉर्निंग प्रेयर भी होता है, सब कुछ होता है एक लिमिटेड टाइम में, क्योंकि स्कूल में एक टाइम टेबल फॉलो किया जाता है। उसी प्रकार, उसी तरह से आपकी ज़िंदगी में भी एक टाइम टेबल रहने की बहुत ज़रूरत है। टाइम टेबल कैसे बनाते हैं? टाइम टेबल की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको पहले फिक्स करना पड़ेगा कि आप रात को कितने बजे सोते हैं और सुबह कितने बजे उठते हैं। रात को हर दिन जितना
दूर तक पॉसिबल हो हर दिन आप इस मेंटेन कीजिए कि एक ही टाइम पर सोए और एक ही टाइम पे उठे। सबसे आइडियल टाइम होता है कि अब 10 बजे, स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा लेट करना इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो लोग रात को देर रात तक पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन वो मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप सुबह रात को अगर 10 बजे आप सो जाते हैं और सुबह अगर 5 बजे उठते हैं तो सबसे आइडियल टाइम है। और रात को सोने का टाइम और सुबह उठने का टाइम से ही टाइम टेबल बनाने की शुरुआत होती है। और अगर आप रात को सोने का टाइम, सुबह उठने का टाइम, खाने पीने का टाइम, नहाने का टाइम अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो आपको डिसिप्लिन कहा जाएगा। और डिसिप्लिन, मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ी बात डिसिप्लिन के बारे में, अगर आप डिसिप्लिन्ड है तभी आप ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। तो टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरत है। तो आपको सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपको किस टाइम पे क्या क्या करना चाहिए, जब आपको स्कूल जाना चाहिए, स्कूल आवर से पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, एक टाइम टेबल रहने की बहुत ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको स्पेशल डेज मिलते हैं, जैसे कुछ हो गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई एंडेमिक आ गया, पेंडेमिक आ गया, स्कूल बहुत दिनों के लिए बंद हो गया, आपके इंस्टीट्यूशंस बंद हो गया बहुत दिनों के लिए, कोई फेस्टिवल आ गया, समर की वेकेशंस आ गई, तो उन दिनों के लिए आप अलग से अलग प्रकार की रूटीन बना सकते हैं। आप रूटीन बनाने से, आप टाइम टेबल बनाने से बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। और एक बात यह है, अगर जब आप टाइम टेबल बनाते हैं तो अपने टाइम टेबल के बारे में आप अपने घर वालों को भी बता के रखिए, क्योंकि उससे क्या होगा, उनको भी आपका टाइम टेबल मालूम रहेगा और उसी हिसाब से वो लोग आपको खाना पीना देना या पढ़ाई के टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करना, वो लोग भी आपके टाइम टेबल के साथ यूज टू हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। मेरा तीसरा पॉइंट है रीडिंग द लेसन्स बिफोर हैंड एंड यूज़ ऑफ डिक्शनरी। तो इस पॉइंट में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको मालूम होगा कि आपके इंस्टीट्यूट में कौन सा जो टॉपिक है या चैप्टर है आपको नेक्स्ट पढ़ाने वाले हैं, तो उन टॉपिक्स को या चैप्टर्स को आपको पहले से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप क्लास में जब इस टॉपिक का डिस्कशन होगा तो आपको उनको अच्छी तरह से समझने के लिए या आपका कोई डाउट्स होगा उनको आप पुटअप करने के लिए उसको पहले से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहले से कोई चैप्टर नहीं पढ़ते हैं तो जब समझाया जाएगा क्लास में आपको पूरी तरह से उसकी नॉलेज नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि आप जब पढ़ते हैं इन चैप्टर्स को क्लास में पढ़ाने से पहले आपको हो सकता है कि अच्छी तरह से उसको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी जितना भी आपको समझ में आए या फिर आपको समझ में ना भी आए तो भी उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको क्लास में बहुत फ़ायदा रहेगा। और एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात डिक्शनरी की, कि जो डिक्शनरी होता है, आप जब कोई, जैसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग का जो स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स हर वर्ड्स को नहीं समझ पाते, तो आपके हाथ के सामने, आपके बुक्स के सामने, आपके पढ़ाई टेबल के में डिक्शनरी हमेशा होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ फेस टू फेस होंगे तो इमीडिएट आप डिक्शनरी में उसको देख सकते हैं। कोई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि डिक्शनरी की क्या ज़रूरत है, हम लोग तो स्मार्टफोन में उसको देख सकते हैं। आपको मालूम है जब भी आप नेट ऑन करते हैं स्मार्टफोन में किस तरह से वेरियस नोटिफिकेशंस, आप वेरियस आपका मैसेजेस, ये वो बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती है, उसको आप देखने लग जाते हैं तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसका इम्पॉर्टेंट यही है कि आप जब पढ़ाई में बैठे घंटा भर के लिए आपका स्मार्टफोन को आपके पढ़ाई टेबल से दूर ही रखें और आप डिक्शनरी का यूज़ कीजिए। स्मार्टफोन में डिक्शनरी देखने का ज़्यादा उसको आदत मत डालिए, आप बाज़ार से डिक्शनरी ले आइए और उसी को यूज़ करने की कोशिश कीजिए। मेरा तीसरा पॉइंट है यूज़ ऑफ पेन एंड पेंसिल्स। बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको इंश्योर कीजिए कि आपके पास कम से कम 2 अच्छे पेन जो आपके लिए कंफर्टेबल है। आप एक अच्छे लाइब्रेरी में जाइए, उस लाइब्रेरी में आप बहुत सारे पेन को ट्राई करके आपको जो कंफर्ट लगे वैसे 2 पेन, कम से कम एक ही टाइप के 2 पेन अपने साथ ज़रूर रखें। और आप जो पेन यूज़ करते हैं उस पेन को आप किसी को लिखने के लिए नहीं देना ही बेहतर है, क्योंकि हर किसी का पेन को जो पकड़ने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। उसमें से उस तरीके की वजह से आपके पेन में थोड़ी सी होने से भी स्लाइट चेंजेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका ग्रिप ठीक से नहीं बन पाएगा। और पढ़ाई के साथ साथ लिखाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना भी पढ़ाई करते हैं अगर आप उसको एग्ज़ाम पेपर में नहीं लिख पा रहे या उसको अच्छी तरह से नीटली लेजिबली अगर उसको आप नहीं लिखते तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्योंकि अल्टीमेट जो चीज़ आप
जो एग्जामिनर को प्रेजेंट करे, जो कॉपी चेक करे उनको प्रेजेंट करे, वो आपका पेपर ही है। तो पढ़ाई के साथ साथ लिखाई की भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अच्छा पेन चूज़ करना, अच्छा पेंसिल चूज़ करने के साथ ये शुरू होती है। और हर दिन आप कोशिश कीजिए कि आप पढ़ाई के साथ साथ आप कुछ लिखिए, आप देख के भी लिखिए और अपने मन की बातों को भी लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप अपने मन से याद करके उनको लिखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप देख कर के भी आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। हर दिन स्पीड में लिखने की कोशिश कीजिए, अच्छे हैंडराइटिंग से नीटली क्लीनली लिखने की कोशिश कीजिए और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। वो अपने आप ही आएगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो लिखने का स्पीड है, लिखने का जो नीटनेस है, लेजिबिलिटी है, वो अपने आप अच्छा होता रहेगा। बस आप पढ़ाई के साथ साथ लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे पेन के साथ जो आपको कंफर्टेबल लगे, और हर दिन प्रैक्टिस कीजिए। पॉइंट है मेरा, चौथा पॉइंट है स्टडी फॉर नॉलेज एज वेल एज फॉर एग्ज़ाम। आपको अपने नॉलेज के लिए पढ़ाई करना जितना ज़रूरी है, एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ाई करना उतनी ही ज़रूरी है। आपको हर सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी स्टूडेंट्स को मैथ्स पे या साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, बाकी सब्जेक्ट तो वो पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको किसी एक सब्जेक्ट में बहुत मार्क्स मिल गया और किसी एक सब्जेक्ट में बहुत कम मिला हो या पास ही नहीं कर पाए, उससे तो आप एग्ज़ाम नहीं पास कर पाएंगे। आपको हर विषय में आपको अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा और हर विषय में आपको पास करना पड़ेगा। वो बहुत ज़रूरी है। इस वजह से आपको हर सब्जेक्ट में इक्वल इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। आपको नॉलेज के लिए भी पढ़ना पड़ेगा और एग्ज़ाम पॉइंट के व्यू से भी पढ़ना पड़ेगा। नॉलेज के लिए जब आप पढ़ेंगे तो आप उसको एन्जॉय करेंगे। आपको वैसे तो कुछ भी रट्टा नहीं मारना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि वो लोग बस रट्टा मार लेते हैं और एग्ज़ाम में लिख लेते हैं। वो उतना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, वो रिकमेंडेड नहीं है। आपको हर विषय को अच्छी तरह से समझना है। अगर आप किसी भी विषय को समझते हो तो आपको हर विषय में इंटरेस्ट लगेगी। इंटरेस्ट का रूट यही है कि आपको उस विषय की अच्छी तरह से इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कौन से पॉइंट्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, और कैसे क्वेश्चन आंसर्स को आप सारे क्वेश्चन आंसर जो चैप्टर्स में रहेंगे या एक्स्ट्रा उन पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ाई करेंगे। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के साथ साथ। मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ग्रुप स्टडीज़ के बारे में है, मेमोरी के बारे में है, तो एंड स्मार्ट यूज़ ऑफ स्मार्टफोन के बारे में है। तो आप जो भी पढ़ाई करते हो उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक तरीका तो ये है कि आप जो भी पढ़ाई करते हो उसको लिखने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप जो पढ़ाई करते हो उसको अगर आप लिखते हैं तो वो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा फिक्स्ड हो जाती है। सेकंड, आप ये कर सकते हैं कि आप ग्रुप स्टडीज़ कर सकते हैं। आप किसी दोस्त के साथ जब आपका छुट्टी रहे या स्कूल में अगर आपको फ्री टाइम मिले या कभी भी टाइम मिले तो आप अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। आपको 3-4 दोस्त जो आपके साथ के हैं उनके साथ अगर आप किसी टॉपिक के विषय में अगर आप बात करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, सुनने से क्या होता है हमारी मेमोरी में कोई भी बातें ज़्यादा जल्दी से जाती है। अगर कोई दोस्त उसको बोलता है तो आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप स्टडी के बारे में एक क्वेश्चन भी मैं देना चाहूँगा कि जब ग्रुप में कुछ 3-4 दोस्त मिलते हैं तो बहुत हंसी मजाक होती है, टाइम वेस्ट हो जाता है, या कभी पढ़ाई की बातों से लोग डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो उस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और एक है स्मार्ट यूज़ ऑफ स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में भी आपको जो आजकल का जो ज़माना है उसमें आपको यूट्यूब में ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक या ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स स्कूल के, कॉलेजेस के, आपके एकेडमिक्स के टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे आपको स्मार्टफोन में। तो आप उनको भी सुन सकते हैं कभी कभी। लेकिन स्मार्टफोन के यूज़ में भी एक डिस्ट्रैक्शन में ये कहूँगा कि आपको बहुत सारे सजेशन रहेंगे, ये वो बहुत सारे वीडियोस देखने के आपको सजेशन आते रहेंगे या कोई नोटिफिकेशन में से, वो बहुत डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। स्मार्टफोन जो है बहुत डिस्ट्रैक्टिंग भी एक डिवाइस है। उसको स्मार्टली यूज़ करना, आपके माइंड को कंट्रोल करके स्पेसिफिकली आपको जिस टॉपिक को आपको जानना है, समझना है, सिर्फ उसी को देखने की कोशिश करना और कोई डिस्ट्रैक्शन के और ना जाना। उस तरीके से अगर आप सुनते हैं अपने दोस्तों से स्मार्टफोन से और लिखते हैं तो आपका पढ़ा हुआ जो आपका टॉपिक है या चैप्टर है उसको आप बहुत अच्छी से अपने माइंड में रिटेन कर सकेंगे, आपको याद रहेगा। मेरा अगला पॉइंट ये है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी,
आप रेगुलर उसको अटेंड कीजिए, आप अपने इंस्टीट्यूट में एक्टिव रहिए और अपने टीचर्स के साथ अच्छा रिलेशन रखिए, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो आप सामने के बेंचेस में बैठिए और टीचर पर और बोर्ड पर अपना माइंड को पूरी तरह से, माइंड और आंखों को पूरी तरीके से फिक्स रखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्तों के बीच में, मैं जब स्टूडेंट्स था तब भी ऐसा होता था कि कुछ स्टूडेंट जो है वो टीचर्स के पर्सनल लाइफ को लेकर डिस्कस करते हैं, आपको कहते हैं उनका लाइफ ऐसा है वैसा है, वो ज़रूरी नहीं है। मुझे तब मालूम नहीं था, लेकिन अभी मुझे समझ में आया कि टीचर्स का पर्सनल लाइफ इम्पॉर्टेंट नहीं है। पर्सनल लाइफ में किसी के भी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत अजीब या बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वो आपका थोड़ा भी कंसर्न नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट किसी टीचर की पर्सनल लाइफ को लेकर बात करता भी है तो भी आप उसको मत सुनिए, आप सारे टीचर्स को इक्वली रिस्पेक्ट कीजिए। मेरा अगला पॉइंट है रिवीजन। आप कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर, कुछ भी आप पढ़ाई करते हैं तो टाइम के साथ साथ वो आपके मेमोरी से वो लॉस होता रहेगा, वो जाता रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कीजिए। ऐसा कोई स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि पूरा साल वो घूमते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, एग्जाम से पहले वो पढ़ाई करेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, लेकिन ये एक अच्छा टेक्निक नहीं है। आपको पढ़ाई के लिए हर दिन घूमने के साथ साथ, एंजॉय करने के साथ साथ आपको पढ़ाई के लिए भी एक टाइम रखना चाहिए, या तो अर्ली मॉर्निंग या थोड़ा सा रात के वक्त। तो उस टाइम को आपको डेली थोड़ा पढ़ाई करना चाहिए, एटलीस्ट हैबिट को रखना चाहिए। हो सकता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे आप ज़्यादा पढ़ाई करें, लेकिन पूरे साल भर आपको थोड़ा पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम के टाइम में आप पढ़ाई करके पास तो हो सकते हैं, थोड़े बहुत अच्छा मार्क्स तो ला सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते। अगर आपको बहुत अच्छा स्टूडेंट बनना है, आपको पढ़ाई की ज़िंदगी में सक्सेस पाना है, आपका स्टूडेंट लाइफ अगर है, तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। स्टूडेंट लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट आपका स्टडीज़ है, पढ़ना और लिखना। तो उस पर फोकस कीजिए और पूरे साल आप उसको एक रेगुलरिटी से पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम से पहले या एक टाइम पे पढ़ लेंगे, वैसा थॉट मत रखिए। पूरे साल पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए, और जो भी आप पढ़ाई करते उसको पढ़ाई करने के बाद आप रिवाइज कीजिए। रिवाइज अगर नहीं करते हैं तो आपके मेमोरी में वो पूरी तरीके से वो आपको नहीं आएगा। मेमोरी का एक मैंने पॉइंट बताया था, उसमें मैंने ये पॉइंट ज़रूर मिस किया है, तो अभी मैं बता देता हूँ कि मेमोरी में किसी भी चीज़ को फिक्स करने का एक बहुत अच्छा और मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीका है रिवीजन। तो आप अपने चैप्टर्स को ऑल थ्रू द ईयर रेगुलरली पढ़ाई कीजिए। एक क्लास में एक ही जो कोर्स या सिलेबस है, आपको उसको पूरा करने के लिए, उसका नॉलेज लेने के लिए एक साल ही मिलता है। उस साल के अंदर आपको उस जो पूरे साल भर का जो पढ़ाई है उसको आपको ग्रास्प करने के लिए एक साल मिलता है। मैं एक बात तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर क्लास 6-7 से अगर आप पूरी अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो अच्छी तरह से अगर पढ़ाई करते हैं, तो आपको अगर फ्यूचर में नौकरी पानी है, सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, जो एग्ज़ाम्स होते हैं, अभी से आपको इनको समझना पड़ेगा। अगर आप साल भर में पूरी तरीके से पूरे जो क्लास का जो सब्जेक्ट्स अच्छी तरह से अगर आप ग्रास्प करते तो आपको फ्यूचर में, पूरे लाइफ में बहुत आपको हेल्प मिलने वाली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरा साल रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कीजिए और रिवाइज भी करते रहिए। नेक्स्ट मैं बोलूँगा फूड के बारे में। स्टूडेंट लाइफ में फूड कैसा होना चाहिए। देखिए, मैं फूड के बारे में ये कहूँगा कि आप जितना भी पॉसिबल है आपको स्टूडेंट लाइफ में या किसी के भी ज़िंदगी में जितना पॉसिबल हो आप सादगी भरा खाना खाइए, सिंपल खाना खाइए। वेजिटेरियन खाना बहुत अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप नॉनवेज मत खाइए, नॉनवेज भी खाइए, लेकिन थोड़ा सा कम खाने से अच्छा है। और अगर आप वेजिटेरियन खाते हैं, आप सिंपल खाते हैं, तो वो आपका माइंड भी प्योर रखेगा। आपका माइंड जो है वो ज़्यादा उत्तेजित नहीं रहेगा। आपका माइंड जो है पढ़ाई लिखाई के लिए या किसी भी काम के लिए आपका माइंड जो है शांत रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सादगी भरा खाना खाते हैं, सिंपल खाना खाते हैं, आपको ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा खाना खाते हैं आप लेथार्जिक हो जाएंगे, आपको नींद ज़्यादा आएगी, आप पढ़ाई का टाइम नहीं मिलेगा, आप सुबह नहीं उठ पाएंगे। तो आपको खाना लिमिटेड खाना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना सादगी भरा खाना खाना चाहिए। और आपका खाना जो है आपका थॉट पर भी बहुत असर करता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जो है आपका जो सोच है, आपका थिंकिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि आपको जिस लक्ष्य में, आपको जिस विषय में आपको सक्सेस पाना है, आपको उसी के बारे में सोचना है।
बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि अपोजिट जो है, हमारा जो अपोजिट जेंडर है, उनके प्रति हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, उसके लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। आप पढ़ाई का कोर्स आपका जो स्टूडेंट लाइफ में अभी जो पॉइंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा गौर कीजिए, ज़रा ध्यान से सुनिए। आपका जो स्टूडेंट लाइफ है, वो स्टूडेंट लाइफ जो है वो एक ब्रह्मचर्य का भी लाइफ कहा जाता है। पिछले ज़माने में अगर हम लोग देखते हैं कि बहुत पहले जो है, जब राजा महाराजाओं का ज़माना था, तो लोग जो विद्यार्थी होते थे वो गुरुकुल में रहकर पढ़ाई करते थे, तो उनको ब्रह्मचर्य की पाठ दी जाती थी। वो वहाँ पे एक ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करके वो पढ़ाई करते थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका सोच जो है वो प्योर है, आप कोई ख़राब, गंदा या वल्गर देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते, या अपोजिट के प्रति भी आपका अगर कोई अट्रैक्शन रहता है जो नेचुरल है, उसको भी आपको ये समझना पड़ेगा कि उसके लिए आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। आप पढ़ाई का कोर्स, आपका पढ़ाई का जो लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, उसको ख़त्म कीजिए, नौकरी में जाइए, फिर आपका जो ये सब के लिए लाइफ बहुत है, उसको अभी नहीं सोचना है। अभी बस पढ़ाई, आपका जो मेन काम है उसमें सक्सेस पाना बहुत ज़रूरी है। उससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। अगर आप लाइफ बहुत अच्छी होगी तभी आपका जो है बाकी जो दूसरा लाइफ के एस्पेक्ट्स है, आपका लाइफ पार्टनर हो या बाकी जितने भी एस्पेक्ट्स है, वो अच्छे होंगे। अगर आप ये सब चीज़ों में अभी पड़ जाते हैं तो क्या होगा कि आपका जो फ्यूचर की ज़िंदगी होगी वो अच्छी नहीं होगी। मेरा आखिरी और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्ज़ामिनेशन फियर। ये जो टर्म है एग्ज़ामिनेशन फियर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्रिप करते या रहता है। एग्ज़ामिनेशन फियर क्या है? एग्ज़ामिनेशन फियर ये है कि जब भी कोई स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जाता है या एग्ज़ाम का टाइम आता है, वो नर्वस फील करता है, वो बीमार जैसा हो जाता है, वो उसको वोमिटिंग आ सकती है, उसको लूज़ मोशंस हो सकते हैं, उसको कुछ भी आप कह सकते हैं, गैस, एसिडिटी, ऐसा टाइप का बीमारियाँ उसको ग्रिप करती है, उसको नर्वस वो हो जाता है, उसको डर उसको सताने लगता है, वो इनसिक्योर फील करता है, उसको एग्ज़ामिनेशन फियर कहते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन फियर को दूर करने का तरीका क्या है? एक तो यह है कि आप साल के बिगिनिंग से पहले से सिस्टेमेटिक वे से आप पढ़ाई करते रहिए, आप वेल प्रिपेयर्ड रहिए। अगर आप सिस्टेमेटिक वे से पढ़ाई करते हैं, डिसिप्लिन्ड वे से, और अगर आप वेल प्रिपेयर्ड है, तो आपका ये डर, एग्ज़ाम जो फियर है या जो डर है, वो बहुत हद तक कम रहेगा। लेकिन फिर भी देखा गया है कि बहुत सारा प्रिपरेशन के बाद भी, सिस्टेमेटिक स्टडी के बाद भी स्टूडेंट जो है उनको फियर ग्रिप करते रहता है। उनको लगते रहता है कि कल क्या सवाल रहेंगे, अगर ऐसा हो गया कि जो मैंने छोड़ा है उसी में से ज़्यादा सवाल आ गया है, या जो सवाल कर रहे हो अगर मुझे याद नहीं आ रहे, मैंने नहीं पढ़ा हो, कहाँ से देगा। वैसा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड है तो आपके सिलेबस में से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देगा आप नहीं लिख, ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर वेल प्रिपरेशन की है तो कुछ ना कुछ तो लिख पाएंगे और अच्छी तरह से लिख पाएंगे। अच्छे प्रिपरेशन के बावजूद भी स्टूडेंट्स को ये एग्ज़ाम फेयर ग्रिप करता है। लेकिन आपके माइंड में एक बात ये रहनी पड़ेगी कि क्या फ़ायदा होगा अगर आप एग्ज़ाम में फेयर करते, डर के फ़ायदा क्या होगा। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना पड़ेगा, आपके ऊपर विश्वास रहना पड़ेगा, आपके पढ़ाई के ऊपर विश्वास रहना पड़ेगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप एग्ज़ामिनेशन फेयर बहुत डर गए और डर के मारे आपको एग्ज़ाम में कुछ याद ही ना आए। तो मैं कुछ पॉइंट्स कहूँगा जिससे आप एग्ज़ामिनेशन फेयर को दूर करेंगे। एक तो ये है कि वेल प्रिपरेशन, बिगिनिंग से सिस्टेमेटिक स्टडी। फिर आपको एक बात कहते रहना पड़ेगा जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एग्ज़ाम हो या ज़िंदगी का कोई भी पड़ाव हो, एक बात आपको हमेशा आपको कहती रहनी पड़ेगी कि आई हैव नो फेयर। ये बात आपको दोहरानी पड़ेगी। थोड़ा बहुत डर अच्छा है, थोड़ा नर्वसनेस अच्छा है, उसको आपको एग्ज़ाम में बेटर करने के लिए आपको हेल्प ज़रूर करेगा। थोड़ा बहुत डर उतना ख़राब नहीं है, उसको पॉजिटिवली लीजिए। ये भी एक अच्छा आपका माइंड को आप बोल सकते हैं, हैक कर सकते हैं। और एक बात ये होता है कि मुझे जब एग्ज़ामिनेशन फेयर होती थी तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जब एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा वो फेयर रहता है। जब एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, 5-10 मिनट चले गए, वो फेयर ऑटोमेटिक चला जाता है। फिर आप लिखने पे, एग्ज़ाम देने पे आपका ध्यान चला जाए। तो
उतना उसको तवज्जो मत दीजिए। फियर इनहेरेंट है लोगों में, वो नेचुरल है, वो रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है, ज़्यादा मत कीजिए। और अगर आप वेल प्रिपेयर्ड है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है और आपने सिस्टमेटिक पढ़ाई की है पूरे साल, या किसी कारणवश अगर एक ही टाइम पे पढ़ाई की है, तो फिर भी अगर आप वेल प्रिपेयर्ड है तो आपको इस एग्ज़ाम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक अपॉर्चुनिटी है, एग्ज़ाम को एक अपॉर्चुनिटी के जैसे लीजिए, जिसमें आप अपना मेरिट को, अपने दम को और अपना कैपेसिटी और अपने जितना मेहनत किए उसको दिखाने की एक प्लेटफॉर्म है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। उसको डर के हिसाब से मत लीजिए। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स को लेकर डिस्कस किए, जिसको अगर स्टूडेंट्स अपने ज़िंदगी में फॉलो करते हैं और सुनते हैं, देखते हैं, तो उनको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। मैं होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी फ़ायदा होती है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो आप इस वीडियो को बार बार भी चला के देख सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि सिर्फ एक बार आप देखेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। और इस वीडियो में अगर मैंने कुछ छोटे मोटे गलतियाँ की हो तो उसको नेगलेक्ट कीजिएगा, और फिर मैं आपके सामने आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। इसी के साथ आज का दिन आपका शुभ रहे, अच्छा रहे। जय हिंद, जय भारत।